हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन स्टैटिस्टिक्स पे, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की तरफ से कि सर डेमोग्राफिक और सेंसस पे एक एमसीक्यू सेशन ज़रूर लेके आए हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज डेमोग्राफी एंड सेंसस के रिलेटेड एक एमसीक्यू सेट, जिसमें हम करीबन 20 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो एमसीक्यू सेशन में आप देखेंगे कि आपने जो है रिविजन्स किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार जहन में आएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम लूँ, क्योंकि कल का एक दिन आपके पास बचा है। मैं और शायद एमसीक्यू सेट्स आपके लिए ना लेके आ सकूँ, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशंस है कई सालों से, कि 1-2 सालों से प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए आप लोगों को जो है ज़्यादा अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को काम रखें और जो है अपने लास्ट रिविजन को अच्छे से करें, बिल्कुल सुकून से जो है आपने एग्ज़ाम देना है इंशाल्लाह। चलिए आज चलते हैं हम आज के एमसीक्यू सेशन में। स्टैटिस्टिक्स का जो एमसीक्यू सेशन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इज टर्म डेमोग्राफी वाज गिवन बाय। टर्म डेमोग्राफी जो है ये किसने दी थी? ऑप्शन ए इज ग्लॉड, ऑप्शन बी इज जॉन ग्रेंट, ऑप्शन सी इज कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो कौन है वो शख्स जिन्होंने टर्म डेमोग्राफी दी थी? वो है ऑप्शन ए ग्लॉड। ठीक है, तो ग्लॉड है आपके पास पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। When working population of a country is less than the non-working population, it is called. Option A is demographic bonus. Option B is demographic burden. Option C is demographic liability. Option D is none of the above. तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें कि यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इट इज़ लेस देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, अगर ये लेस होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को, तो उस सूरत में हम इसको क्या कहते हैं? क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जब कम होती है तो उसको हम कहते हैं बर्डन। तो ये आपके लिए बनता है डेमोग्राफिक बर्डन। इसको आप जो है ऐसे ही देख के डायरेक्टली टिक नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको एक बार सोचेंगे, सोच समझ के आंसर देंगे। वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन होते हैं और उनको गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन अगर लेस होगा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन पे, तो ये एक समाज पे एक बर्डन रहता है, इसको डेमोग्राफिक बर्डन कहते हैं। अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उस सूरत में हम इसको डेमोग्राफिक बोनस कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डेमोग्राफिक बर्डन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच पीरियड इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो इंडिया के हिस्ट्री में आपने बताना है कौन सा ऐसा पीरियड है। मैंने आपको जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ाया था, तो यहाँ पे आपने बताना है हमारे पास कौन सा ऐसा पीरियड है जिसको कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऑप्शन ए इज़ 1901 टू 1921, ऑप्शन बी इज़ 1951 टू 1981, ऑप्शन सी इज़ 1921 टू 1951, ऑप्शन डी इज़ 1981 टू 2011। तो आपने बताना है वो कौन सा पीरियड है जिसको कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1951 से लेके 1981 का जो है, अगर आप ट्रांजिशन मॉडल को एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1951 से जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गई थी, इसलिए इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच ईयर इज़ कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो वो आप याद रखें, यहाँ पे मैं उस चीज़ को दोहराता हूँ, दैट्स 1951। इफ़ इट इज़ आस्क्ड that which year is considered as the year of population explosion, then you will go for 1951. But if they ask about the period, then you should remember that 1951 to 1981 is the period of population explosion. क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है वो किसने दिया था, किसने डेवलप किया था पहली बार? ऑप्शन ए इज़ वारन थॉम्पसन, ऑप्शन बी इज़ रॉबर्ट कैनन, ऑप्शन सी इज़ फ्रैंक नोटिस्टीन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है करेक्ट आंसर, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो फ्रैंक नोस्टीन जो है, नोटिस्टीन जो है, इनको कहा जाता है जिन्होंने पहली बार डेमोग्राफिक मॉडल जो है डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? RGCCI जो इंडिया का होता है, जिसके अंडर जो है सेंसस होता है सारा पूरे कंट्री का,
तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है इंडिया में? ऑप्शन ए इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सेंसस एंड डेमोग्राफी, ऑप्शन बी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपने बताना है ये RGCCI जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मैंने आपको बताया है, अगर आपने मेरे नोट्स देखे हैं कभी, अगर आपने रिविजन्स किए हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ये आता है हमारे किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एज पर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन डिक्लाइनिंग स्टेज। तो आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को देख के बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो डिक्लाइनिंग स्टेज में जाती है। ऑप्शन ए इज़ नाइजीरिया, ऑप्शन बी इज़ बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी इज़ हंगरी। तो आपने बताना है डिक्लाइनिंग स्टेज में कौन सी कंट्री है इनमें से एज पर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो आपको लोगों का आंसर बिल्कुल पता है, मैंने आपको बताया भी था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हंगरी जो है ये डिक्लाइनिंग स्टेज में है ये कंट्री, इसलिए ये एज पर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इसलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है हंगरी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं। विच ईयर इज़ कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से साल को कहा जाता है? देख लीजिए, ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1951। तो जो साल जिसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, इट इज़ 1921। याद रखें, मैंने आपको 1951 के बारे में आप अभी बताया था, उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं आप। तो मैंने आपको कहा था अगर आपसे पूछा जाए ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज़ 1951, लेकिन अगर आपसे ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड के बारे में पूछा जाएगा तो दैट इज़ 1921। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ 1921। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ चाइना, ऑप्शन बी इज़ हंगरी, ऑप्शन सी इज़ जापान, ऑप्शन डी इज़ बांग्लादेश। तो आपने बताना है एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी कौन सी कंट्री इसमें जो है फॉलो कर रही है। एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी क्या होता है? एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी होता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, फिर गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है जहाँ पे अपने बच्चे जो हैं कम होने चाहिए ताकि पॉपुलेशन कम हो ओवरऑल कंट्री का। तो अगर दूसरा इसका जो एंटोनिम है वो है प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी होता है जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है उनको अपने कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वो लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रखें ताकि पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ जाए। तो यहाँ पे एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी यानी कि इनको बच्चे कम रखने हैं, इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, चाइना एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है। प्रो नेटलिस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो हंगरी फॉलो करती है प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। सो दे आर फॉलोइंग द प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंप्लीट इनमरेशन मेथड विच रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन पॉपुलेशन इज़। हमारे पास एक कंप्लीट इनमरेशन मेथड है जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन की उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ई इज़ सेंसस, ऑप्शन बी इज़ डेमोग्राफी, ऑप्शन सी इज़ सर्वे, ऑप्शन डी इज़ क्वेश्चनेयर। तो हमारे पास कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड जो है जिसमें पॉपुलेशन के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं वो है हमारे पास ऑप्शन ए, सेंसस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट डज द यूनिवर्सलिटी फीचर ऑफ सेंसस स्टैंड फॉर। यूनिवर्सलिटी फीचर जो है सेंसस का वो क्या स्टैंड करती है? ऑप्शन ए, सेंसस शुड बी कंपेरेबल विद अदर कंट्रीज, ऑप्शन बी, द मेथड ऑफ कलेक्शन शुड बी यूनिवर्सल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑप्शन सी, each person within the territory should be included in the census without redundancy, option D, each person should be recorded along with the family tree details। तो आपका यूनिवर्सलिटी का जो फीचर्स है, मैंने आपको फीचर्स आप सेंसस पढ़ाया था, इस बार इसको एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए। तो ये यूनिवर्सलिटी फीचर जो है ये डिटरमाइन करता है कि आपके टेरिटरी में जितनी भी आपकी टेरिटरी आते हैं उसमें से हर एक शख्स को इंक्लूड करना है आपने सेंसस में, लेकिन उसमें रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। कोई 2 बार या 3 बार ऐड नहीं होना चाहिए, एक ही बार हर शख्स ऐड होना चाहिए, लेकिन विद इन टेरिटरी कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। हु इज़ फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडियन सेंसस। किसको माना जाता है अनडिवाइडेड इंडिया का
जो फादर है सेंसस का, किसको माना जाता है? ऑप्शन ए इज़ डब्ल्यू सी प्लॉडिन, ऑप्शन बी इज़ हेनरी, ऑप्शन हेनरी वॉल्टर, ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड मायो, ऑप्शन डी इज़ लॉर्ड रिपन। किसको कहा जाता है फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडियन सेंसस? आप लोगों को पता है, करेक्ट आंसर बी है, हेनरी वॉल्टर को माना जाता है फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडियन सेंसस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप के अंडर पहली बार कास्ट सेंसस इंडिया में कंडक्ट की गई? ऑप्शन ए इज़ लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी इज़ लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड हटन, ऑप्शन डी इज़ डब्ल्यू सी प्लडन। तो कौन है वो शख्स जिनके अंडर पहली कास्ट बेस्ड इंडिया की सेंसस होगी? वो है लॉर्ड हटन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, करंट RGCCI ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको कहा RGCCI जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये जो होते हैं ये MHA के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इनका जो आज का जो करंट चेयरमैन है, ठीक है, RGCCI जो है रजिस्ट्रार जनरल जो आज के हैं इंडिया के, वो कौन है? ऑप्शन ए इज़ विवेक जोशी, ऑप्शन बी इज़ मृत्युंजय कुमार नारायण, ऑप्शन सी इज़ नीतीश कुमार, ऑप्शन डी इज़ मनदीप सिंह। देखिए, गलती से भी आप विवेक जोशी को क्लिक मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था विवेक जोशी बताया था, लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं, नवंबर 2022 में ये चेंज हो गए। अब जो करंट आपके RGCCI ऑफ इंडिया है वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। इस चीज़ को याद रखें, ये आपके करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है कि विवेक जोशी जो हैं वो एक्स RGCCI हैं, लेकिन आज के जो करंट है वो है मृत्युंजय कुमार नारायण IAS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द सेंसस 2011? 2011 में सेंसस कमिश्नर ऑफ RGCCI कौन थे इंडिया के? ऑप्शन ए इज़ विवेक जोशी, ऑप्शन बी इज़ नासिर हुसैन, ऑप्शन सी इज़ रोहन बदाना, ऑप्शन डी इज़ डॉक्टर चंद्रमौली। तो वो थे डॉक्टर चंद्रमौली। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। During the census 2011, it was conducted under the leadership of Dr. Chandramouli. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कौन से इंडियन स्क्रिप्चर्स ने पहली बार टर्म सेंसस इस्तेमाल की है इंडिया में? ऑप्शन ए इज़ अकबरनामा, ऑप्शन बी इज़ अर्थशास्त्रा, ऑप्शन सी इज़ राजतरंगिणी, ऑप्शन डी इज़ आईन अकबरी। तो वो है, करेक्ट आंसर इज़ अर्थशास्त्रा। ये पहली इंडियन स्क्रिप्चर है जिसमें सेंसस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाते हैं। हाईएस्ट UT विथ हाईएस्ट इज टू लोवेस्ट सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो हाईएस्ट कौन सी यूटी में पाया गया है सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011, और लोवेस्ट किस में पाया गया है? तो अगर हम हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करें तो वो हमने देखना है कौन सी यूटी में पाया गया, और लोवेस्ट कौन सी यूटी में पाया गया। ऑप्शन ए इज़ दिल्ली में हाईएस्ट पाया गया और दमन दू में जो है लोवेस्ट पाया गया। ऑप्शन बी इज़ दिल्ली में हाईएस्ट पाया गया और पौंडीचेरी में लोवेस्ट पाया गया। ऑप्शन सी इज़ पौंडीचेरी में जो है हाईएस्ट पाया गया और लोवेस्ट दमन एंड दू में पाया गया। ऑप्शन डी इज़ पौंडीचेरी में हाईएस्ट पाया गया और दिल्ली में लोवेस्ट पाया गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ ऑप्शन सी, पौंडीचेरी में जो है हाईएस्ट सेक्स रेशो पाया गया, एंड दामन एंड डू जो है ये इसमें लोवेस्ट सेक्स रेशो पाया गया एज पर द सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, मेल टू फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। सेंसस के मुताबिक आपने बताना है मेल लिटरेसी रेट कितनी % थी और फीमेल लिटरेसी रेट कितने % थी। ऑप्शन ए इज़ 82% मेल लिटरेसी रेट, ऑप्शन 65% फीमेल लिटरेसी रेट, ऑप्शन बी इज़ 74% मेल लिटरेसी रेट, 63% फीमेल लिटरेसी रेट, ऑप्शन सी इज़ 69% मेल लिटरेसी रेट, 55% फीमेल लिटरेसी रेट, ऑप्शन डी इज़ 92% मेल लिटरेसी रेट एंड 72% फीमेल लिटरेसी रेट। सो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 82% जो है मेल लिटरेसी रेट पाई गई 2011 सेंसस में और 65% जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट पाई गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, नेशनल सेंसस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल सेंसस डे कौन से तारीख को मनाई जाती है? अगर हम देखें, ऑप्शन ए हमारे पास है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 9th of February,
ऑप्शन सी इज़ 11th ऑफ जुलाई, ऑप्शन डी इज़ 25th ऑफ जनवरी। तो ये जो 1 अप्रैल है, आपको पता है ये वर्ल्ड सेंसस डे के नाम से माना जाता है, ठीक है, मनाया जाता है सेंसस डे। ऑप्शन सी है हमारे पास, ये मनाया जाता है नेशनल पॉपुलेशन डे के हिसाब से मनाया जाता है। और इसी तरह 25th ऑफ जनवरी जो रिसेंटली कल ही जो हुआ था नेशनल, अगर आपने देखा होगा, पेपर पढ़ा होगा, तो नेशनल वोटर्स डे था कल 25 ऑफ जनवरी को, ठीक है। लेकिन ये 9 फेब जो है ये नेशनल सेंसस डे के लिए मनाया जाता है। 9 ऑफ फरवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल सेंसस डे। ये चारों चीज़ें आप याद रखें, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो। आपने बताना है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो है। वो है, अभी हमने ऊपर देखा भी है, वो है ऑप्शन आपके पास है थाने, दिबांग वैली, सी इज़ माहे एंड डी इज़ दमन एंड दू। अगर हम देखेंगे माहे में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो है जो पौंडीचेरी में पाया जाता है, ठीक है। और दमन एंड दू जो है वो, दमन जो है एक डिस्ट्रिक्ट है दमन एंड दू का, यहाँ पे लोवेस्ट सेक्स रेशो पाया जाता है। ये हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन इसके मुताबिक देखा, इस पे भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, डिकेडल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 के मुताबिक डिकेडल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या थी। ये याद रखें आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार SSB के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ 25%, ऑप्शन बी इज़ 17.5%, ऑप्शन सी इज़ 32%, ऑप्शन डी इज़ 15%। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ ऑप्शन बी 17.5%। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको एक बार आप देखें और अपने जहन में ये सारी चीज़ें रखें। हो सकता है इनमें से कोई MCQ पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता है और MCQs मैं आपके लिए लाऊं वो मुनासिब रहेगा, क्योंकि कल आपका आखिरी दिन है। मैं आपका जो है कल आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं चीज़ों का, तो मैं चाहता हूँ आप रिवाइज़ करें सभी चीज़ों का जो मैंने पढ़ा है, एक बार सभी चीज़ों को देख के जाएँ। बिल्कुल मुतमईन होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए आप। कल मैं इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने अगर चाहा, इंशाल्लाह मैं कल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा कल, कि आपने एग्ज़ाम हॉल में कैसे अफेयर होना है और कैसे अपनी बेस्ट एग्जीक्यूशन करनी है। अपने जो भी अभी तक आपने एक्वायर की है नॉलेज एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो आपने कैसे वहाँ पे अच्छी तरह से डिलीवर करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कल के वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चीज़ें जो है एग्ज़ाम हॉल में कैसे कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका कैसा ख्याल रखना है। वो सारी चीज़ें मैं आप इंशाल्लाह कल के वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाई रखिए और अच्छी तरह से बिल्कुल सुकून से जो है एग्ज़ाम देने जाइए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होगी। चलिए, यहीं से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।